Hello students, I hope all of you are fine. I Abhay Kumar going to solve the problems based on Kirchhoff's first and second rules. It is part 15 of the third chapter, current electricity of class 12. First of all, we have to solve the problems based on Kirchhoff's first rule or junction rule. It is abbreviated as KCL, Kirchhoff current rule. Kirchhoff first rule is also called Kirchhoff current rule, abbreviated as KCL. Kirchhoff first rule को Kirchhoff जंक्शन रूल भी कहा जाता है और उसको शॉर्ट में Kirchhoff करंट रूल भी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में उसको KCL भी कहा जाता है, Kirchhoff करंट रूल, Kirchhoff करंट लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रॉब्लम based on Kirchhoff's first rule. Problem number 1 is, in the circuit shown, calculate the values of current I1, I2 and I3. ये सर्किट दिया हुआ है, गिवन सर्किट. इसमें करंट I1, I2 और I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग KCL और जंक्शन रूल और Kirchhoff फर्स्ट रूल. तो आप जानते हैं कि Kirchhoff फर्स्ट रूल क्या है? is sum of incoming current at the junction is equal to sum of outgoing current at that junction. That means the algebraic sum of all currents meeting at a junction is 0. किसी जंक्शन पर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के जंक्शन या संधि पर सभी धाराओं का जो योग होता है, सम होता है, वह 0 होता है. तो हम जंक्शन रूल और Kirchhoff फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं तीनों जगह पर, O पर, A पर और B पर, जिससे कि हमको तीनों करंट्स I1, I2 और I3 का वैल्यू मिल जाएगा. और अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हमने बतलाया था मैंने पार्ट 13 में, जिसमें Kirchhoff रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने पढ़ाया था. तो उस वीडियो में यह बतलाया था कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द करंट कमिंग टुवार्ड्स ए जंक्शन इज आर टेकन एज करंट्स कमिंग टुवार्ड्स ए जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, while those leaving the junction are taken as negative. तो जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा, जैसे यहाँ पर 2 एम्पियर और 6 एम्पियर जंक्शन O की तरफ आ रहा है, दोनों पॉजिटिव होगा, जबकि I1 करंट जंक्शन O से दूर या बाहर निकल रहा है, इसलिए I1 निगेटिव होगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. दिस इज द गिवन सर्किट. दिस इज गिवन सर्किट इन फिगर 1. गिवन सर्किट. नाउ अप्लाइंग KCL, Kirchhoff करंट रूल और फर्स्ट रूल यूजिंग KCL, Kirchhoff current rule, that is Kirchhoff first rule or junction rule at O. At the junction O, we have total algebraic sum of all current is 0, that is 2I and 6I are coming towards the junction, are taken as positive. दोनों करंट पॉजिटिव लिया जाएगा. I1 बाहर निकल रहा है, I1 निगेटिव लेंगे. माइनस I1, 2 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर दोनों जंक्शन की तरफ आ रहा है, दोनों पॉजिटिव लिया. जंक्शन I1 बाहर निकल रहा है, उसको निगेटिव लिया, सम 0 हो गया. और ये हो गया 6 + 2 8 माइनस I1 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर I1 इक्वल टू 8 एम्पियर. तो I1 करंट का वैल्यू आ गया आंसर. एक पार्ट करंट तीनों करंट का वैल्यू निकालना है, तो वन करंट जो है I1 उसका वैल्यू इज 8 एम्पियर. नाउ यूजिंग Kirchhoff KCL एट द अनदर जंक्शन A, जिससे कि हमको करंट I2 का वैल्यू मिल जाएगा. I1 तो आ गया, हमको I1 मिल गया 8 एम्पियर. नाउ यूजिंग KCL, Kirchhoff करंट रूल और Kirchhoff करंट लॉ और Kirchhoff करंट रूल और जंक्शन रूल एट द जंक्शन A, विच इज अनदर जंक्शन. वी हैव I1 इज इनकमिंग करंट. I1 जो है जंक्शन A की तरफ आ रहा है, I1 पॉजिटिव होगा, लेकिन 5 एम्पियर और I2 निगेटिव होगा. तो I1 माइनस 5 एम्पियर माइनस I2 और तीनों का जो सम है अलजेब्राइक सम 0 हो जाएगा यूजिंग KCL, Kirchhoff जंक्शन रूल और Kirchhoff करंट लॉ की हेल्प से. और I1 का वैल्यू आ गया है 8 एम्पियर और 8 माइनस 5 माइनस I2 इक्वल्स टू 0. 8 माइनस 5 इज 3. 8 माइनस 5 इज 3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर I2 इक्वल टू 3 एम्पियर. आंसर. सेकेंड जो करंट I2 का वैल्यू निकालना था वो भी आ गया 3 एम्पियर. अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? I3 का वैल्यू निकालना है. तो उसके लिए हमको फिर से KCL
किरचॉफ करंट रूल और जंक्शन रूल अप्लाई करना होगा कहाँ पर, तीसरा जो जंक्शन है बी पर। तो नाउ यूजिंग KCL एट द जंक्शन बी, यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ एट द जंक्शन बी। अब यहाँ I2 इनकमिंग करंट है जंक्शन सी के लिए बी पर, और लेकिन 2 एम्पियर और I3 जो करंट है, I2 इनकमिंग है जंक्शन बी पर, लेकिन 2 एम्पियर और I3 आउट गोइंग है। तो I2 - 2 - I3 = 0, और I2 इज 3 एम्पियर अभी कैलकुलेट हुआ, -2 - I3 = 0, और 3 - 2 दैट इज 1, और 1 - I3 = 0। देयरफॉर I3 = साइड चेंज हो जाएगा, तो I3 = 1 एम्पियर आंसर। I3 = 1 एम्पियर, I1 = 8 एम्पियर एंड I2 = 3 एम्पियर। इसको आप नोट कर लें आप लोग सभी। अब इसके बाद किरचॉफ करंट रूल पर ही, किरचॉफ करंट लॉ KCL पर ही और किरचॉफ फर्स्ट रूल पर ही एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, और उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज रूल दैट इज किरचॉफ सेकेंड रूल पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Now problem number 2, which is in the given figure calculate the potential at the junction P if voltage at A VA = 5 volt, voltage at B is 3 volt and potential at C VC = 2 volt. Also calculate the values of I1, I2 and I3 which are flowing through the resistances R1 5 ohm, R2 10 ohm and R3 = 15 ohm. P पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है यूजिंग किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ जंक्शन रूल। तो आप जानते हैं कि किरचॉफ जंक्शन रूल में कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। तो यहाँ करंट P पॉइंट पर जंक्शन करंट I1, I2 और I3 तीनों आकर के बाहर से मीट कर रहा है, मिल रहा है। देयरफॉर तीनों करंट का जो सम होगा I1 + I2 + I3 = 0। ये करंट I3 होगा, ये I2 है, और I3 करंट है 15 ओम रजिस्टर से होकर। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन यूजिंग KCL यूज कीजिए एट पॉइंट P, यूजिंग किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ फर्स्ट रूल एट द जंक्शन P at P we have all currents are incoming, I1, I2 and I3 are incoming currents, their sum is equal to 0। I1 + I2 + I3 तीनों करंट का सम 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो किरचॉफ फर्स्ट रूल यूज हो गया, KCL किरचॉफ करंट लॉ, लेकिन अब हमको पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए ओम्स लॉ का यूज करना पड़ेगा, I = V/R। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको लेना होगा। अब I1 निकालना है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट A और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA - VP / R1। तो I1 = VA - और VA - VP, पोटेंशियल डिफरेंस करंट = पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = IR, देयरफॉर I = V / R। VA - VP / R1 I1 की जगह पर हमने लिखा। और अब I2 के लिए VB, अब I2 करंट देखिए यहाँ पर है, I2 करंट है इसमें CP में, तो इसके लिए VC - VP / R2। I2 = VC, C पर पोटेंशियल और P पर पोटेंशियल, P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, VC दिया है, VA दिया है और VB दिया है, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और VC - VP / R2 प्लस I3, अब I3 करंट इसमें है 15 ओम रेजिस्टेंस में, तो VB - VP / R3 = 0। I3 का वैल्यू हो गया ओम्स लॉ से। अब वैल्यू सबका दिया है, VA = 5 आप पुट कर दें, 5 - VP तो निकालना ही है P का पोटेंशियल अपॉन R1 इज 5 प्लस VC इज गिवन 2 वोल्ट माइनस VP and R2 is given 10 ohm plus VB is given 3 volt minus VP and R3 is 15 ohm is equal to 0।
अब 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, और 30 5 माइनस वी पी, 5 से 30 में डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस वी पी प्लस 10 से 30 में डिवाइड करेंगे 3 इंटू प्लस 3 इंटू 2 माइनस वी पी प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 से डिवाइड करेंगे 30 में 2, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वी पी इक्वल्स टू 0. 1/30 cannot be equals to 0, therefore the term containing in numerators must be equal to 0. न्यूमरेटर 0 होगा, 1/30 0 होगा नहीं, और 6 इंटू 5 30 माइनस 6 वी पी प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 माइनस ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं, 3 इंटू वी पी, 3 इंटू वी पी, 3 इंटू 2 6 हो गया, इंटू 3 इंटू वी पी, 3 वी पी प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 2 वी पी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ 30 प्लस 6 प्लस 6, 30 प्लस 12 42, और 42 माइनस 6 वी पी, 3 वी पी, 2 वी पी, 6 माइनस 3 माइनस 2, 6 3 9, तीनों नेगेटिव है, तीनों ऐड होगा लेकिन नेगेटिव साइन होगा, 6 3 9 एंड 2 माइनस 11 वी पी इजकल टू 0. एंड देयरफॉर, अब इसके बाद इधर लिख देते हैं साइड में, लेफ्ट साइड में, देयरफॉर 11 वी पी इजकल टू 42 हो जाएगा, 11 वी पी साइड चेंज हो जाएगा, RHS में चल जाएगा, प्लस 11 वी पी हो जाएगा, देयरफॉर वी पी इजकल टू वी पी इक्वल्स टू 42 अपॉन 11, 3 टाइम्स चला जाएगा, 11 है तो 11 इंटू 3 33, और फिर जो है 9 बचेगा, तो 11 8 टाइम जाएगा 88, फिर 2 बचेगा, तो एक बार 3.81 वोल्ट, नियरली 3.81 वोल्ट आंसर. तो पोटेंशियल एट पी हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज 3.81 वोल्ट. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द जंक्शन पी, वो हो गया 3.81 वोल्ट. अब हमको कैलकुलेट द करंट भी निकालना है, तीनों करंट I1, I2 और I3 तीनों को कैलकुलेट करना है. Now we have to calculate 3 currents I1, I2 and I3 which flows through the resistances R1, R2 and R3. तीनों करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है. फिर से हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, तो I1 इजकल टू, ये पार्ट 2 का आंसर है इसका, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2. तो ओम्स लॉ यूज करेंगे तो I1 इजकल टू, I1 करंट इससे है R1 रेजिस्टेंस से जिसका वैल्यू 5 ओम है उससे, तो I1 इजकल टू VA माइनस VP, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस A और P पॉइंट, पोटेंशियल एट A VA, पोटेंशियल एट P जंक्शन P इज VP, VA माइनस VP अपॉन R1, VA माइनस VP अपॉन R1, एंड VA इज गिवन 5 वोल्ट माइनस VP आ गया 3.81 अपॉन R1 इज 5, और ये हो गया, इसको घटा लेंगे तो 1.19 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो 0.2, 11 है यहाँ 5 है तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर 19 लगभग 0.24 हो जाएगा, एक बचेगा 19, 5 मल्टीप्लाई बाई 420, नियरली 0.24 एम्पियर आंसर. ऐसे 3 बार ही जाएगा, 3 टाइम्स उसके बाद, तो नियरली 0.24 एम्पियर आंसर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट I2. डायरेक्शन ऑफ I1 किधर होगा, तो चूँकि A जो है VA हाई, पॉइंट A हाई पोटेंशियल पर है, चूँकि इसका वैल्यू 5 वोल्ट है और VP का वैल्यू आया 3.81 वोल्ट, तो P पॉइंट भी A पॉइंट के कंपेरिजन में लो पोटेंशियल पर है, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है. तो जो है डायरेक्शन सर्किट में दिया गया है वो डायरेक्शन सही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट I1 इज फ्रॉम A टू P, ब्रैकेट में लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ I1 A टू P, जो कि दिया भी है डायग्राम में, सही है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट I2. I2 इक्वल्स टू
अब I2 निकालना है तो C और P के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे VC माइनस VP, VC माइनस VP अपॉन R2 एंड VC is given, VC is 2 volt, VP is 3.81 upon R2 is 10 ohm, माइनस 1.81 अपॉन 10 एम्पियर माइनस आ गया। इसका मतलब है कि उल्टा है, जो डायरेक्शन सर्किट में दिया गया है उसका उल्टा करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर P ज़्यादा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पर है 3.181, जबकि C का पोटेंशियल केवल जो है C का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, VC इक्वल टू 2 वोल्ट। तो करंट का एक्चुअल में डायरेक्शन होना चाहिए, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के लॉन्ग फ्लो करता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए P टू C, जबकि सर्किट डायग्राम में C टू P है, इसलिए माइनस साइन आया। तो डायरेक्शन हो जाएगा I2 का फ्रॉम P टू C, और इसका वैल्यू हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.181, दैट इज 18 भी आप लिख सकते हैं। लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, स्मॉल है, उसको छोड़ सकते हैं। और डायरेक्शन हो जाएगा कहाँ, जो सर्किट में दिया गया है उसका अपोजिट होगा, इसलिए माइनस साइन इंडिकेट यही कर रहा है। तो डायरेक्शन P से C होगा, जबकि C से P दिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ I2 हो गया P टू C। नाउ I3, वी हैव टू कैलकुलेट करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R3 इक्वल टू 15 ओम एंड I3 इक्वल्स टू VB माइनस VP अपॉन R3। VB is given, VB is 3 volt minus VP is 3.81, R3 is 15 ohm, द डिफरेंस इज माइनस 0.81। फिर निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो दिया है डायरेक्शन सर्किट में उसका उल्टा होगा, क्योंकि P का पोटेंशियल ज़्यादा है और B का पोटेंशियल 3 वोल्ट है और P का पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं 3.81, इसलिए करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही होगा, लेकिन सर्किट में उल्टा दिया है तो इसलिए निगेटिव आ गया। 0.81 अपॉन 15 और ये हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट, एक और 0 हो जाएगा 575.64 माइनस 0.054 एम्पियर आंसर। बट डायरेक्शन इज अगेन अपोजिट टू द गिवन डायरेक्शन इन द सर्किट। यहाँ करंट का डायरेक्शन दिया है B से P की तरफ, लेकिन है स्थिति उल्टा, P का पोटेंशियल हाई है और B का पोटेंशियल कम है, तो हमेशा करंट का डायरेक्ट फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, इसलिए माइनस साइन आ गया। इसलिए I3 का जो डायरेक्शन होगा वह B से P ना होकर P से B की तरफ होगा। तो डायरेक्शन ऑफ I3 इज फ्रॉम P टू B। तो इस ढंग से तीनों करंट्स I1, I2 और I3 का वैल्यू ऑब्टेन हो गया यूजिंग किरचॉफ KCL एंड ऑल्सो यूजिंग ओम्स लॉ। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व the problems based on Kirchhoff voltage rule, that is Kirchhoff's second rule. Now problem number 3, which is based on Kirchhoff's second rule or Kirchhoff voltage rule, that is KVL. The problem is using Kirchhoff voltage law, that is KVL, calculate the value of currents I1 and I2 सोन इन द सर्किट गिवन बिलो। ये सर्किट है, इसमें I1 फर्स्ट लूप में I1 करंट है, सेकेंड लूप में I2 है। तो इसमें ये लूप 1 है, इसको इनसर्किल कर देते हैं, 1 को घेर देते हैं। ये लूप 2 है और जो पाथ है करंट का दोनों में ही क्लॉकवाइज है। पाथ आप कोई भी चूज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करंट के वैल्यू जो रिजल्ट होगा उस पर उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ से I1 करंट बैटरी से जो प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ से 10 ओम में भी I1 करंट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। एक पार्ट जो है 15 ओम का रजिस्टर बीच में लगा है, सर्किट के बीच में मिडिल पार्ट में। तो सेकेंड लूप में I2 करंट है, तो मान लिया कि I1 करंट यहाँ तक पहुँचा 10 ओम से होकर के यहाँ जंक्शन तक, और यहाँ से डिवाइड हो गया करंट। तो मान लिया कि I1 से I2 करंट एक पार्ट 20 ओम रजिस्टर में गया, फ्लो किया, तो रिमेनिंग पार्ट हो गया I1 में से I2 चला गया है, तो I1 माइनस I2 विल फ्लो थ्रो 15 ओम रजिस्टर। 15 ओम रजिस्टर से
I1 माइनस I2 करंट फ्लो करेगा। फिर यहाँ पर एक राइट लूप में 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, उससे भी I2 करंट फ्लो करेगा। फिर I2 यहाँ करंट इधर नीचे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा नीचे, और यहाँ से भी करंट I1 माइनस I2 है, तो I1 करंट इधर, I2 इसमें, I2 करंट यहाँ लोअर ब्रांच में फ्लो करेगा, लेकिन कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है। किसी भी सेल से जितना करंट, तो सेकेंड वाला जो है पासिव सर्किट है, पासिव एक तरह से पासिव सर्किट हो गया, और ये एक्टिव सर्किट हो गया। इसमें करंट सोर्स है, तो दिस सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव सर्किट। एंड सेकेंड जो लूप है उसमें कोई EMF सोर्स नहीं है, कोई DC बैटरी नहीं है, तो उस सर्किट को पासिव सर्किट कहेंगे। तो पासिव सर्किट में सर्किट 2 में कोई सेल नहीं है, जबकि इसमें सेल है जिसका सेल का EMF इज गिवन, द EMF ऑफ सेल इज EMF cell is 3 volt. It is given in the problem. EMF of the cell is E1 is equal to 3 volt. ठीक है, तो इसको I1 I2 का वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करके दोनों लूप में हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज रूल। हाँ, तो बतला रहे थे कि किसी सेल से जितना करंट प्रोड्यूस होगा, लिया जाएगा, उतना ही करंट उसमें जाएगा भी। मतलब I1 इसे करंट लिया गया, तो I1 करंट ही इसमें भेजना होगा, सेंड करना होगा, इसलिए I1 निकला, I1 करंट इससे प्रोड्यूस हुआ, I1 करंट ही इसमें जा भी रहा है। तो इस ढंग से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब I1 I2 का वैल्यू लगाना है, तो यूजिंग ये गिवन सर्किट है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। लूप 1 में अप्लाई कर देते हैं यूजिंग KCL, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, KVL, किरचॉफ सेकेंड रूल, दैट इज किरचॉफ सेकेंड रूल इन यूजिंग KVL इन लूप 1 एंड क्लोज लूप 1 एंड क्लोज लूप 2। 1 है, इसको इनसर्किल कर दिया है, 1 को घेर दिया है, 2 को भी इनसर्किल कर दिया है। इन लूप्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, वी हैव किरचॉफ सेकेंड रूल है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0 इंक्लूडिंग सेल्स, इंक्लूडिंग EMF ऑफ द सेल। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो प्रत्येक पार्ट में हम देखेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें। यहाँ तो बैटरी है, बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, करंट तो है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, करंट है। अब इसमें हम देखें I1 करंट है, रेजिस्टेंस 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 इंटू R। लेकिन रूल कन्वेंशन है कि करंट रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, अगर रेजिस्टेंस ट्रेवल करता है करंट के लॉन्ग, या करंट ट्रेवल करता है रेजिस्टेंस के लॉन्ग, तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, तो देयर इज पोटेंशियल ड्रॉप। और अगर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में करंट फ्लो करता है तो देयर इज पोटेंशियल राइज। लो टू हाई होगा तो पोटेंशियल राइज होगा, और हाई टू लो, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। तो रेजिस्टेंस के लॉन्ग अगर करंट फ्लो करता है तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वह माने पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसको हम, उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम निगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम को हम निगेटिव लेंगे। और पाथ भी देखिए क्लॉकवाइज है, पाथ भी क्लॉकवाइज है, और करंट भी फ्लो कर रहा है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें निगेटिव लेना होगा। बहुत सारे बुक में पोटेंशियल, ये करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के लॉन्ग करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में, पाथ भी सेम है, तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव भी लिया जाता है। पहले वैसा किया जाता था, लेकिन अभी जो है करंट के डायरेक्शन, रेजिस्टेंस के लॉन्ग करंट का डायरेक्शन अगर हो और पाथ भी वही हो, पाथ ये है क्लॉकवाइज, दोनों में पाथ एंटी क्लॉकवाइज भी हम ले सकते हैं। तो पाथ अगर क्लॉकवाइज है और करंट भी सेम डायरेक्ट रेजिस्टेंस के लॉन्ग है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा वह निगेटिव होगा। तो वी हैव, हालांकि पॉजिटिव लेकर भी चलेंगे तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, पहले वैसा ही कंसीडर किया जाता था। तो वी हैव I1 माइनस, यहाँ करंट रेजिस्टेंस के लॉन्ग है, पाथ भी उसी के लॉन्ग है, करंट के लॉन्ग, तो I1 माइनस I1 इंटू R इज 10 ओम। अब देखिए फिर यहाँ करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस के लॉन्ग, करंट जो है रेजिस्टेंस के लॉन्ग ही ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर करंट है I1 माइनस I2, तो माइनस I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस इज 15, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया अक्रॉस दिस रेजिस्टर 15 ओम, विच इज नेगेटिव बिकॉज इट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो विच इज पोटेंशियल ड्रॉप, एंड लो टू हाई होगा तो पोटेंशियल गेन होगा, तो उसमें प्लस लेंगे। अब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में करंट फ्लो करेगा, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उस रेजिस्टेंस के क्रॉस या उस रजिस्टर के क्रॉस वह जो है पॉजिटिव लिया जाएगा। अब इसमें सेल है,
अब सेल में देखिए, सेल में हम बतलाए थे पार्ट 13 में, जब किरचॉफ सेकेंड रूल जब बतला रहे थे, तो अगर करंट देखिए इंटर करता है बैटरी के, एक्सटर्नल करंट इंटर करता है बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब है लो पोटेंशियल, निगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, तो पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल राइज होगा। तो उस सिचुएशन में सेल का ईएमएफ जो है पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर +3 वोल्ट, और टोटल जो अलजेब्रिक सम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स प्लस ईएमएफ ऑफ द सेल मस्ट बी टेकन एज अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। और ये साइड चेंज कर देंगे तो, और 10I1 प्लस 15I1 माइनस I2, ये दोनों चल जाएगा उस साइड में, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन है, इक्वल टू 3। डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते थे 10I1 प्लस 15I1 माइनस I2 इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं था। और 10I1 प्लस 15I1 25I1, इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट इसको ब्रेक करके 15I1 प्लस 10I1 25I1 माइनस 15 इंटू I2 माइनस 15I2 इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन 1 एंड इट कम्स फ्रॉम द it comes from by using Kirchhoff voltage rule in closed loop 1. Now using KVL, Kirchhoff voltage rule in loop 2. अब loop 2 में हम यूज करते हैं। Now in loop 2 using Kirchhoff voltage rule in, ऊपर लिखे हुए हैं दोनों में respectively, now in loop 2 we have, यहाँ भी करंट का जो पाथ है वो क्लॉकवाइज ही है, और करंट भी जो है उसी डायरेक्शन में दिखाए हैं। तो चलें यहीं से स्टार्ट करें। I2 इंटू 20, तो रेजिस्टेंस के लॉन्ग जो है करंट फ्लो कर रहा है, पाथ भी वही है, सेम है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 20 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस निगेटिव हो जाएगा। तो I2 माइनस I2 इंटू 20, और फिर यहाँ पर भी माइनस I2, रेजिस्टेंस के लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर उसी कन्वेंशन से माइनस I2 इंटू 50। अब देखिए इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई आपका रेजिस्टेंस नहीं है इसके लोअर ब्रांच में, लूप 2 के लोअर ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। अब नाउ कम टू दिस रेजिस्टेंस, मिडल पार्ट रेजिस्टेंस 15 ओम, लेकिन यहाँ पर करंट का जो डायरेक्शन है इसमें ऊपर से आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में करंट है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसको, और पाथ के अगेंस्ट भी है, पाथ ऊपर की ओर है क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर निगेटिव लेंगे। यहाँ पर जो है पोटेंशियल ड्रॉप 15 ओम रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 15 I1 माइनस I2 इंटू 15, और इस यहाँ पर जो है कोई सेल नहीं है, ये पासिव सर्किट है, सेकेंड लूप इज पासिव सर्किट, इसमें कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो इसका ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो डेट इज टोटल ईएमएफ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज लूप का, क्लोज सर्किट का 0 होता है, तो यहाँ पर सीधे 0, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और I1 ये इसको 15I1 माइनस 15I2, ये हो जाएगा 20 और 50 70I2 दोनों निगेटिव है, और यहाँ पर 15 70 या प्लस 15 75 और माइनस 75I2 प्लस 15I1 इक्वल टू 0, और 20I2 50I2 70I2 हो गया, माइनस 15I2 70 प्लस 15 70 माइनस 70I2 माइनस 15I2, तो 85 इन प्लेस ऑफ 75 वी हैव टू राइट माइनस 85, और इसको आप लिख सकते हैं 15I1 इक्वल्स टू, साइड चेंज कर लेंगे, 15I1 इक्वल टू प्लस 85I2 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3I1, ये 17 इंटू 5 85, देयरफॉर I1 का वैल्यू इससे निकल गया, या I2 का भी वैल्यू जिसमें आप कर सकें, फिर इस इक्वेशन में हम रख देंगे। तो यहाँ I1 हो गया 70/3 I2, और I2 भी करेंगे तो I2 हो जाएगा 3/17 I1,
तो I2 इक्वल्स टू 3/17 I1 एम्पियर। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लिया जाए, सपोज किया जाए। अब इस I2 का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, किसमें? 25I1 माइनस 15I2 इक्वल टू 3। Now putting the value of I2 is equal to 3/17 I1 ampere in equation number 1, we can obtain I1 and I2 both. So putting using 3 in 1, using equation 3 in equation 1, we get 25 I1 minus 15 and I2 is from equation 3/17 I1, 3/17 I1 इक्वल्स टू 3 और 17 LCM हो जाएगा, तो 25 इंटू 17 I1 माइनस 15 इंटू 3 45 I1 इक्वल्स टू LCM 17 हो जाएगा, लेकिन फिर 17 में 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, एक स्टेप और हम बढ़ जाते हैं, इक्वल्स टू 3। अब 25 में 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, (25 × 17) 7 × 5 35 3 17 5 2 5 425 और उसमें से 45 घटेगा, 8 380। तो 25 माइनस 17 हो गया, 425 I1 माइनस 45 I1 अपॉन 17 इक्वल टू 3। अब 17 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और 380 I1 इक्वल्स टू 17 इंटू 3 दैट इज 51। देयरफॉर I1 करंट फर्स्ट लूप में जो करंट हो जाएगा, करंट इन द फर्स्ट लूप, I1 इक्वल टू 51 अपॉन 380 एम्पियर। आंसर ये हो गया करंट इन द फर्स्ट लूप, लूप 1, करंट in loop 1, in the loop 1. Now we have to calculate I2 by putting I1, this value of I1 51/380 in equation 3. पुट कर दीजिए, I1 का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, पुटिंग I1 equals to 51 upon 380 ampere in equation 3, we get I2 equals to 3 upon 17 into 51 upon 380, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 17 से 51, तो 3 × 3 9 अपॉन 380 एम्पियर। दिस इज करंट इन लूप 2, करंट फ्लोज इन लूप 2, ये करंट हो गया, देयरफॉर करंट इन द लूप 2 फ्लोज इन द लूप 2, इतना एम्पियर, 9 अपॉन 380 एम्पियर आंसर। इसको आप लोग नोट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, वो भी बेस्ड है किरचॉफ वोल्टेज रूल पर, KVL पर ही, उसको टेकअप करते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन किरचॉफ वोल्टेज रूल, दैट इज किरचॉफ सेकेंड रूल। द प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द करेंट्स इन ईच रजिस्टर्स एज सोन इन द सर्किट गिवन बिलो। ये सर्किट है, इसमें 2 लूप है, फर्स्ट लूप और ये सेकेंड लूप।
और दोनों लूप में, एक में लेफ्ट लूप में लूप 1 में 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और दूसरे लूप में 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और मिडिल आर्म में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसके ईच रजिस्टर में कितना करंट होगा, 3 ओम में कितना होगा, 2 ओम में कितना होगा सेकेंड लूप के अपर जो पार्ट में जो रेजिस्टेंस है उसमें, और फिर मिडिल आर्म में 2 ओम रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट होगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन को हमने दिखाया है, दोनों सेल से करंट ले लिए हैं, I1 3 वोल्ट से और 1 वोल्ट से I2। एक सेल से भी करंट I1 ले करके कुछ पार्टीज में और रिमेनिंग पार्टीज में सेकेंड सेल में भेजा जा सकता है, उससे भी रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं होगा, I1 I2 का जो वैल्यू होगा वैसे भी किया जा सकता है। यानी तो दोनों सेल से ले लिए, I1 इधर से फिर I2 इस सेल से, दोनों मिल करके यहाँ इस जंक्शन पर आकर के 2 ओम के रेजिस्टेंस से I1 प्लस I2 करंट ठीक ट्रेवल करेगा और यहाँ पर आकर के फिर इधर I1, क्योंकि इस सेल से I1 करंट लिए हैं तो इस सेल में भी करंट I1 ही इंटर करना चाहिए और दूसरे सेल से I2 करंट लिए हैं 1 वोल्ट से, तो उसमें भी I2 करंट ही इंटर करना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। ये I2 हो गया और इसमें पहले सेल से I1 करंट मिला था तो I1 उसमें इंटर भी कर रहा है। अब किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं दोनों लूप में यूजिंग, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग KVL, Kirchhoff voltage law, that is Kirchhoff second law, in the closed loop, in the loops 1 and 2 respectively, 1 and 2 respectively. सबसे पहले लूप 1 में देखते हैं, इन लूप 1 अब इसमें पाथ जो है, इसमें पाथ क्लॉकवाइज है और सेकेंड वाला पाथ जो है, सेकेंड लूप का पाथ एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों पाथ को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज भी लिया जा सकता है। तो ये कुछ भी हम सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो पाथ है क्लॉकवाइज है और करंट भी क्लॉकवाइज है, तो करंट और ये रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट I1 इंटू 3, वह जब पाथ भी सेम है, पाथ भी और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है निगेटिव लिया जाता है। तो ये निगेटिव -3I1 और ये I1 प्लस I2 इंटू 2, तो -2I1 प्लस I2 इक्वल टू, और सेल में देखिए करंट निगेटिव से इसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल गेन है, तो EMF सेल का पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा -I1 इंटू 3 -I1 प्लस I2 इंटू 2 प्लस 3 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट इसका EMF है सेल का, बैटरी का जो लूप 1 में है, +3 इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा टोटल लूप का वह 0 होता है। तो हम इसको फिर साइड चेंज कर, दोनों टर्म नेगेटिव है, -I1 इंटू 3 -I1 प्लस I2, तो एक टर्म पॉजिटिव है सेल का EMF +3 वोल्ट। इसको साइड चेंज करेंगे तो ये दोनों टर्म राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीधे हम लिखते हैं एक स्टेप जंप करके, 3I1 प्लस 2I1 प्लस I2 +3 इक्वल टू 0 था। अब इसको साइड चेंज कर दिए, दोनों नेगेटिव था, तो 3I1 प्लस ये भी साइड उस साइड में जा करके +2I1 प्लस I2, 3 रह जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इक्वल टू 3 पॉजिटिव था ही, और 3I1 प्लस 2I1 दैट इज ये हो गया 5I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर क्लोज लूप 1 के लिए। अब फिर KVL जो है अप्लाई करते हैं लूप 2 में। तो नाउ इन लूप 2, नाउ in the loop 2 में क्या हो जाएगा, in the loop 2 we have, अब यहाँ भी वही है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है और बैटरी से भी करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट अपार्ट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर निगेटिव, और फिर 2 मिडिल ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है तो इसका भी पाथ वही है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, और सेल का EMF फिर जो है, सेल में करंट I2 जो है निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में इंटर कर रहा है, तो पोटेंशियल गेन है इसलिए इसका EMF पॉजिटिव होगा। तो -2I2 -I1 प्लस I2 इंटू 2 प्लस 1 वोल्ट, और टोटली पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म था -I2 इंटू 2 और -I1 प्लस I2 इंटू 2, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दूसरे साइड में जाकर इक्वल टू 1, तो पॉजिटिव था ही 1 वोल्ट। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं एक स्टेप जंप करके, तो 2I2 दैट इज साइड चेंज करके दोनों टर्म नेगेटिव वाले टर्म को, 2I2 प्लस 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट तो पॉजिटिव ही था सेल का EMF,
और 2i2 प्लस 2i1 दैट इज और 2i1 प्लस 2 इंटू 2 4i2 इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 को हम सॉल्व करते हैं। 1 एंड 2 को इक्वेशंस को सॉल्व करके i1 i2 का वैल्यू जब ऑब्टेन हो जाएगा तो 3 ओम में जो 3 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है i1 मिल जाएगा फर्स्ट लूप में, और सेकेंड लूप में जो 2 ओम रेजिस्टेंस है उसमें करंट i2 है वो भी मिल जाएगा, और मिड आर में जो 2 ओम रेजिस्टेंस है उसमें नेट करंट है i1 प्लस i2 वो भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो उसके लिए i1 i2 ऑब्टेन करना होगा, तो इसके लिए सॉल्व करना होगा 1 एंड 2। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ 2i2 है वहाँ 4i2 है, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं अगर, और 2 को करके 2 को घटा लेते हैं तब तो 4i2 और प्लस 4i2 माइनस 4i2 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो i1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम ऑपरेशन करते हैं प्रोसेस यूजिंग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और फिर उसमें से इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 को घटा लेते हैं इक्वेशन 1 से। वी गेट 1 में 2 से किए हैं तो यहाँ 1 है तो 5 इंटू 2 दैट इज 10i1 प्लस 2 से किए हैं 4i2 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो गया 6। अब इन लूप 1 एंड 2 यहाँ मिटा देते हैं लिखने के लिए। चलिए सेकेंड इक्वेशन है, अब इससे 1 हो गया, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद की स्थिति है ये। अब इसमें घटा देंगे 2 को, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 1। साइन चेंज हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए 4i2 कैंसिल हो गया, 10i1 माइनस 2i1 दैट इज 8i1 और 6 माइनस 1 दैट इज 5, देयरफॉर i1 इक्वल टू 5/8 एम्पियर। ये करंट हो गया, आंसर हो गया i1 मतलब करंट इन 3 ओम रजिस्टर which is in loop 1, करंट इन 3 ओम लूप 1 में करंट इन 3 ओम रजिस्टर। ये आंसर हो गया एक पार्ट का आंसर। अब i1 का वैल्यू इसमें अगर हम पुट कराएं इक्वेशन 2 में i1 का वैल्यू तो हमको i2 भी आ जाएगा। पुट करते हैं सर्किट मिटा करके। केवल इक्वेशन 1 रहने देते हैं। अब देखिए पुटिंग i1 इक्वल टू 5/8 एम्पियर इन इक्वेशन 1। 2 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रखा जा सकता है, 2 है ऊपर में सामने में ना। वो पुटिंग i1 इक्वल्स टू 5/8 एम्पियर इन इक्वेशन 2। वी हैव इक्वेशन 2 है 2 इंटू i1, तो 2 इंटू i1 हो गया 5/8 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 1। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 एलसीएम हो जाएगा। 5/4 प्लस 4i2 तो 4 एलसीएम हो जाएगा एलएचएस में। 4 एलसीएम हो गया 5 प्लस 4 इंटू 4, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/1 है यहाँ, तो 16i2 इक्वल्स टू 1 और 5 प्लस 16i2 इक्वल्स टू 4 और 16i2 इक्वल्स टू 4 माइनस 5 दैट इज -1। देयरफॉर i2 इक्वल टू -1/16 एम्पियर। ये करंट हो जाएगा 2 ओम रजिस्टर जो सेकेंड लूप में लगा हुआ है। करंट इन 2 ओम इन लूप 2, करंट इन 2 ओम रजिस्टर। और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन हम लिए थे उसमें एंटी क्लॉकवाइज ना होकर क्लॉकवाइज होगा। माइनस साइन बतला रहा है कि जो डायरेक्शन हमने सर्किट में चूज किया है, कंसीडर किया है, उसका उल्टा फ्लो होगा। तो उसमें सेकेंड लूप में एंटी क्लॉकवाइज लिए थे, करंट 1 वोल्ट की बैटरी से प्रोड्यूस हुआ था,
तो एंटी क्लॉक था, तो एंटी क्लॉक ना होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यही माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। अब मिडिल आर्म में जो रेजिस्टेंस था 2 ओम का, उससे करंट कितना हो जाएगा, इसलिए I1 + I2 करंट इन द मिडिल आर्म रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, I1 + I2, I1 इज 5/8 माइनस 1/16, 16 ही हो जाएगा एलसीएम दोनों का, 8 × 2, 8 से 16 में डिवाइड 2 होगा, 5 × 2 10 माइनस 1 दैट इज 15 दैट इज 9/10 माइनस 1/16 दैट इज 9 ये हो गया 9/16 एम्पियर। ये करंट हो गया 9/16 एम्पियर इन द मिडल आर्म रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। ये टोटल करंट हो जाएगा I1 + I2 इन 9/16 एम्पियर इन द मिडल रजिस्टर 2 ओम, मिडल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आंसर। तो I1, I2 और I3 तीनों पार्ट का आंसर हो गया। अब इसके बाद मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो क्यूब वायर्स है, 12 वायर्स है, उसको एक क्यूब के रूप में कंस्ट्रक्ट किया गया है और करंट जो है उसके डायगनली अपोजिट, मैंने एक कॉर्नर से एक इंच से इंटर करता है और डायगनली अपोजिट इंच से इंटर निकल जाता है। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है across the diagonally opposite ends of the cube constructed from 12 wires। और ये CBSE ऑल इंडिया एग्जामिनेशन 12 एग्जामिनेशन 2018 में पूछा था। कई बार स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे हुए हैं, डिफरेंट स्टेट्स में भी, नीट में भी पूछा जा सकता है और डिफरेंट बोर्ड्स में भी। तो now problem number 5, which is the last problem of this part. Similar problems are also based on Kirchhoff voltage rule in form of in form of a square which is formed by 12 wires। तो ये अपोजिट कॉर्नर के बीच में करंट ये जो क्यूब है उसके एक कॉर्नर से इंटर कर रहा है और अपोजिट डायगनली अपोजिट कॉर्नर से निकल जा रहा है। तो दोनों डायगनली अपोजिट कॉर्नर जो कॉर्नर्स है ए और ई के बीच में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है पूरे क्यूब का। और यहाँ 12 वायर के हेल्प से बना हुआ है। 12 वायर है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वायर को इस ढंग से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि एक स्क्वायर का फॉर्म हो गया है और प्रत्येक वायर का, ईच वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है जो कि शो किए हैं हम। तो 12 आइडेंटिकल वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगनली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द क्यूब। डायगनली अपोजिट पॉइंट्स ए और ई के बीच में निकालना है या सी और जी के बीच में निकाला जा सकता था, या एक फेस का डायगनली अपोजिट कॉर्नर है, एक फेस का सी और यहाँ एफ उसके बीच में निकाला जा सकता है, या एक साइड ए और जी के क्रॉस निकाला जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम का कई सब प्रॉब्लम हो सकता है, कई प्रॉब्लम हो सकता है इसी में, खाली पॉइंट्स का अंतर होगा। तो यहाँ पर डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में निकालना है। प्रोसेस में सब में सेम, सब में किरचॉफ वोल्टेज रूल का यूज होगा। तो एक प्रॉब्लम हम इसको सॉल्व करते हैं और बाकी प्रॉब्लम इसी ढंग से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम 2018 ऑल इंडिया CBSE बोर्ड 12 एग्जामिनेशन में पूछ चुका है और कई बार डिफरेंट स्टेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कंबाइंड टेस्ट में भी पूछ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। एक टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप इसी में एक फेस के एक साइड के माने एक फेस के दोनों इंड्स के क्रॉस निकाल सकते हैं, या एक फेस के ही अपोजिट इंड्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि ए और जी के बीच में एक रेजिस्टेंस नहीं हो, एक रेजिस्टेंस हट जाए, 12 की जगह 11 वायर ही हो, तो उसका भी निकाला जा सकता है। और हम जो यहाँ निकाल रहे हैं इसको किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल की हेल्प से निकाल रहे हैं। इसको जनरल मेथड से भी निकाला जा सकता है। सिमेट्रिक पॉइंट लेकर के, सिमेट्रिक पॉइंट्स जहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समान ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
उसको हम सिमेट्रिक पॉइंट्स कहेंगे। जहाँ भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा उसको सिमेट्रिक पॉइंट कहेंगे। जैसे ए पर 2i 6i टोटल करंट लिए हैं बैटरी से, तो 2i 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 यहाँ पर देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जहाँ भी करंट का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉइंट सिमेट्रिक होगा। यहाँ से आई और आई है, तो सिमेट्रिक पॉइंट लेकर के जनरल मेथड से भी इसको सीरीज पैरेलल करके भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको किरचॉफ यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल के हेल्प से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 6i करंट ले लिया, आई भी ले सकते थे बैटरी से। यहाँ पर ए जंक्शन हमको डायगनली अपोजिट कॉर्नर जो क्यूब का है उसके क्रॉस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस पूरे क्यूब का जो कि 12 वायर्स के हेल्प से कंस्ट्रक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। यह स्केल्टन जो है 12 वायर से बना हुआ है। तो डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स पॉइंट्स ए और ई के बीच निकालना है हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का पूरे क्यूब का। तो इसके लिए हम इसको बैटरी जोड़ दिए, एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिए। दोनों पॉइंट्स अपोजिट डायगनली अपोजिट पॉइंट्स ए और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिए। तो करंट जो है 6i हमने ले लिया। यहाँ करंट ये भी जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, तो 6i ले लिया। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर जो है तीनों 3 वायर्स है जिसका रेजिस्टेंस R, 3 ब्रांचेज है। तो तीनों ब्रांच में 2i यहाँ भी दिखाए हैं, और फिर इस R में 2i है। 2i यहाँ पर दिखाया गया है, 2i थोड़ा ऊपर दिखाए हैं यहाँ सॉरी 6i ये करंट है। 6i भी जो है बैटरी का वोल्टेज है, पोटेंशियल है। आई भी लिया जा सकता था, जब यहाँ करंट आई लेते तो यहाँ पर हो जाता I/3 तब फिर फर्दर करंट का डिवीजन जहाँ होता तो 2i के फिर यहाँ I/6 हो जाता। तो थोड़ा सा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आई भी लेंगे तो I/3 2i लेंगे तो I/3 इसमें फिर तीनों पार्ट में तीनों ब्रांच ए पॉइंट पर जो है ए जंक्शन पर 3 रेजिस्टेंस 3 वायर्स कनेक्टेड हैं। तो तीनों से इक्वली ईच वायर का रेजिस्टेंस सेम है, तो ईच वायर से सेम करंट फ्लो करेगा। तो आई अगर हम कंसीडर करते हैं बैटरी से करंट तो I/3 जहाँ फिर यहाँ डिवीजन होता, जैसे 2i का फिर i और i हो गया तो I/6 होता। तो कोई कठिनाई की बात नहीं थी, लेकिन 2i करने 6i लेने से और भी सुविधाजनक हो गया। फ्रैक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। 2i या फिर 2i का 2 पार्ट हो गया, जैसे डी पर तो i इसमें जाएगा इस रेजिस्टेंस R में, और फिर i ऊपर चला गया C तक। फिर यहाँ 2i गया तो फिर यहाँ पर डिवीजन हुआ, एक रेजिस्टेंस BF आर्म में जो है BF जो वायर है उसमें करंट आई, और फिर जो है BC वायर में भी करंट आई यहाँ पर। फिर यहाँ पर करंट देखिए, यहाँ से DC ब्रांच में भी करंट आई है तो आई, इसमें BC वायर में ब्रांच में भी करंट आई तो I+I 2i हो गया। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है R में उसमें फ्लो कर रहा है 2i। अब फिर यहाँ से 2i जो है D तक गया, A से D तक 2i। यहाँ फिर डिवीजन हुआ, DH ब्रांच में आया करंट आई R रजिस्टर में, और फिर DC ब्रांच में आई। और फिर जो है यहाँ पर देखिए ये 2i यहाँ पर गया AG ब्रांच में 2i AG वायर में, तो 2i यहाँ पर G पर डिवीजन हुआ। तो फिर i जो है GF ब्रांच में आई करंट, और फिर GH ब्रांच में भी आई करंट। अब देखिए फिर यहाँ पर H तक i आ गया। फिर यहाँ पर देखिए आई करंट यहाँ पर आया DH ब्रांच में, और फिर आई नीचे से GH ब्रांच में गया, और फिर DH ब्रांच में भी आई है। तो I+I ये आई और ये आई मिल करके 2i हो गया इसमें HE वायर में या HE ब्रांच में क्यूब का, ये 2i हो गया। फिर यहाँ से देखिए BF ब्रांच में जो करंट यहाँ 2i आया था B पर, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक BF में और दूसरा BC में, I और I। तो यहाँ पर I हो गया इसमें BF ब्रांच में I करंट, और फिर जो है एक और करंट यहाँ से आया है GC ब्रांच में, जो यहाँ पर G पर जो डिवाइड हुआ था 2 ब्रांच में, तो GF में और GH में। तो GF ब्रांच में जो करंट वायर में करंट आई है वह यहाँ पर आकर के पर आकर के कंबाइन हुआ। तो आई यहाँ भी करंट आई है और यहाँ भी करंट आई, ये करंट आई ही है GF ब्रांच में। I+I नीचे लिखे हैं I+I मिलके 2i हो गया इसमें, किसमें FE ब्रांच में, जिसमें रेजिस्टेंस कितना है R है, एक और वायर है उसका रेजिस्टेंस R है। तो इस प्रकार यहाँ पर E पर जितना करंट हम दिए थे 6 बैटरी से लिए थे, जनरेट हुआ था करंट 6i, और यहाँ मिल करके देखिए C ब्रांच में 2i, FE ब्रांच में भी वायर में जिसका रेजिस्टेंस R है 2i, तो 2i+2i 4i, और फिर HE ब्रांच में भी 2i करंट यहाँ से GH वाला करंट आई है, और फिर जो है यहाँ से DH ब्रांच में भी करंट आई है। तो I+I 2i मिल करके फिर HE ब्रांच में चला गया। इस प्रकार इस क्यूब के ए पर डायगनली अपोजिट पॉइंट जो कॉर्नर है ए पर 6 एम्पियर का करंट बैटरी से इंटर कर रहा है, और फिर डायगनली अपोजिट कॉर्नर से करंट बाहर निकल रहा है ई पॉइंट से। उस पॉइंट डायगनली अपोजिट पॉइंट को ई लिया गया है, उससे भी करंट जो है 6 से आई है। तो इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे जो आपका ये पूरा सर्किट है
सभी वायर है, ऑल 12 वायर्स विच इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, जो घन के रूप में बनाया गया है, उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो लेट 6I बी द मेन करंट थ्रू द बैटरी। अब किरचॉफ लॉ से पहले ओम्स लॉ से लगा, ओम्स लॉ यूज कर देते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, तो I की जगह 6I और टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का R मान लेते हैं डायगनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में। तो लेट R बी द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स। लेट R बी द इफेक्टिव और टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव और टोटल रेजिस्टेंस between two diagonally between diagonally opposite corners, between two diagonally opposite corners A and E, two diagonally opposite corners। ये 3 मार्क्स में आया था 2018 ऑल इंडिया CBSE 12 CBSE बोर्ड 12 एग्जामिनेशन में। अपोजिट कॉर्नर्स, और इंजीनियरिंग मेडिकल में भी, इंट्रेंसेस में भी ये 3 मार्क्स में ही जनरली यूजुअली आता है। तो अब कॉर्नर्स, डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स कौन सा है, ए है और दूसरा ई है, ए एंड ई। यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी करंट दे रहा है 6I और टोटल रेजिस्टेंस R है। यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ we have total potential difference V इक्वल टू बैटरी पोटेंशियल्स I इंटू R, तो I की जगह 6I है। अगर करंट I लेते तो IR लिखते, 6IR हो गया। अभी तक हम किरचॉफ वोल्टेज रूल का यूज नहीं किया, लेकिन अब किरचॉफ का वोल्टेज रूल यूज करना जरूरी है। तो हम क्लोज लूप ले लेते हैं, A G कोई भी ले सकते थे, A B C E भी ले सकते थे, C E A, नहीं तो A G H E और फिर बैटरी होते हुए फिर A वापस लिखिए। यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल KVL, दैट इज किरचॉफ सेकेंड रूल इन द क्लोज मेश, इन द क्लोज सर्किट, क्लोज लूप और क्लोज सर्किट का नाम दे देते हैं A G H E और फिर वापस A, बैटरी होते हुए A के बाद G, इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे, A B C E फिर वापस A आ सकते थे, सेम रिजल्ट आता, लेकिन इधर से कंसीडर कर लिए हैं A G H E और फिर A पर वापस थ्रू द बैटरी। वी हैव, अब देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट का होगा वो 0 होगा यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल। अब देखिए यहाँ करंट के डायरेक्शन में 2I जो पाथ है, 2I रेजिस्टेंस के लॉन्ग जो है करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस R जो वायर है R, उसका रेजिस्टेंस R है, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह नेगेटिव होगा। हमने बताया कि करंट रेजिस्टेंस के लॉन्ग अगर करंट ट्रेवल कर रहा है, नहीं पाथ भी वही है, आप कंसीडर कर रहे हैं A B G, तो करंट के लॉन्ग पाथ ही के लॉन्ग करंट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस रजिस्टर के क्रॉस नेगेटिव होगा, सभी के क्रॉस नेगेटिव होगा। तो माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R माइनस 2I इंटू R, तो हो जाएगा AG ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस, AG ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह हो जाएगा माइनस में 2I इंटू R। अब चलिए यहाँ पर GH वायर में, यहाँ भी करंट के रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में करंट है, पाथ के लॉन्ग ही है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप R के क्रॉस माइनस I इंटू R। चलें अब इसमें HE वायर में, ये पाथ फॉलो कर रहे हैं AG H E और फिर वापस बैटरी से होकर के ये क्लोज लूप हो गया। अब चलिए HE वायर में करंट कितना है, 2I है, रेजिस्टेंस R है, माइनस 2I इंटू R, ठीक है। अब कोई वायर नहीं है, इधर जो वायर थी वायर से कनेक्टेड है बैटरी से, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और बैटरी का पोटेंशियल है इसमें, भाई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, केवल इसका जो बैटरी का पोटेंशियल है टोटल कितना है V, और यहाँ पर करंट इंटर कर रहा है 6I का, इंटर कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल मानेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल, तो लो से हाई, तो फिर जो है वोल्टेज गेन है, तो EMF इसका जो है या वोल्टेज जो है पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर प्लस भी करना पड़ेगा, प्लस भी। EMF अगर रहता E लेते हैं यहाँ पर तो कैपिटल E, तो E पॉइंट ले लिए हैं, और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बैटरी का EMF समेत, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस समेत, वह जो है 0 हो जाएगा, 0।
अब साइड चेंज करेंगे तो देखिए -2IR -IR -2IR, तो 2 एक 3 2 और -2 5 -5IR इजकल टू V प्लस V इजकल टू 0। तो ये साइड हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा तो V इजकल टू सीधे हो जाएगा, इसलिए V इजकल टू +5R। अब आपका रिजल्ट की ओर है। अभी V इजकल टू ओम्स लॉ से V इजकल टू 6IR पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी जो A और E के बीच में है, तो वह जो है 6IR और यहाँ पर V इजकल टू 5IR। दोनों का LHS सेम है, दोनों तो V ही है, तो RHS सेम हो जाएगा। देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 और 2, इधर लिखते हैं फिगर को मिटा करके। So comparing 1 and 2, from equations 1 and 2, we have from equations 1 and 2, we have LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। 6I मल्टीप्लाइड बाई R इजकल टू 5IR। I से I कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, I करंट है, 6I बाई द टोटल करंट, I से I कैंसिल, इसलिए R जो है टोटल रेजिस्टेंस हमने डायगनली अपोजिट, क्यूब के डायगनली अपोजिट कॉर्नर का के क्रॉस जो है टोटल पोटेंशियल इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R माना था, तो कैपिटल R इजकल टू 5/6R यूनिट होगा तो ओम हो जाएगा आंसर। अगर R का वैल्यू इच वायर का रेजिस्टेंस दिया रहे कुछ, मान लिया कि इच वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो यहाँ वैल्यू 2 पुट कर देते, तो 5/6 × 2, तो दैट इज 5/3 ओम हो जाता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस ढंग का और भी प्रॉब्लम हमने बतलाया, पहले भी मेंशन किया। हो सकता है एक ही फेस के अपोजिट कॉर्नर के बीच में निकालना हो सकता है, डायगनली अपोजिट कॉर्नर के, या एक ही फेस के दोनों साइड, एक ही साइड के दोनों इंड के बीच में निकालना हो सकता है। एक वायर गायब हो सकता है, 11 वायर ही होगा, उसी से बन गया क्यूब, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है, हो सकता है। इसको जनरल मेथड से भी सिमेट्रिक पॉइंट लेकर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर किरचॉफ सेकेंड रूल के हेल्प से इसको सॉल्व करना था, जो मैंने किया। तो इस प्रकार ये किरचॉफ रूल पर जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम मैंने टेकअप करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद 2 टॉपिक इसमें बचा है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो उन दोनों टॉपिक को नेक्स्ट जो पार्ट होगा मीटर ब्रिज का होगा, एंड देन फॉलोड बाई पोटेंशियोमीटर। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको करके और चैप्टर 4 में जल्दी से इंटर करने का मेरा प्रयास है, तो जिससे कि सिलेबस जो है समय पर समाप्त हो सके। और बाकी जो प्रॉब्लम इसमें है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का भी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ पीछे से धीरे धीरे, तो वो प्रॉब्लम तो जारी रहेगा बीच बीच में, लेकिन सिलेबस आगे की ओर बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।